हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं श्याम कुमार। स्टार्ट करते हैं अल्फा सीरीज को। इस सीरीज जो ये नई सीरीज है अल्फा, इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे बेसिक से एडवांस। यानी कि हम स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, क्या चलते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, बेसिक बेसिक चीज स्टार्टिंग में पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मोटी मोटी बड़ी हैवी हैवी चीजें, जैसे एफ एन ओ, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड हम इक्विटी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे एंड सम अदर मार्केट के बारे में हम इसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी मार्केट को इफेक्ट करती है। ओके, तो वीडियो का जैसे कि टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, और मैं पहले ही इस वीडियो को लिए आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भैया इस वीडियो को वही देखना जो बिल्कुल बेसिक, जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं पता, सिर्फ उसे ये पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। उसके अलावा कोई इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपको बेसिक टर्म्स पता है स्टॉक मार्केट चलती है कैसे, तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। आप नेक्स्ट वीक आना, मंडे को शाम 7 बजे आपको एक बढ़िया वीडियो मिलेगी प्राइस एक्शन रिलेटेड, जिस पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारी बात करूँगा। आज हम ट्रेडिंग नहीं, ये तो दोनों के लिए हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो है ना दोनों के लिए, ठीक है। आज ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, आज इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही थोड़ी सी ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट के अंदर, उसकी बात करेंगे व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट है क्या? देखो सिंपल से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम इसे इक्विटी मार्केट के और शेयर मार्केट के तौर पे भी हम जानते हैं, और इसे हम कहीं कहीं से पब्लिक ट्रेड कंपनीज भी कहते हैं इनमें। यहाँ क्या होती है? पब्लिक ट्रेड कंपनीज। अब इस टर्म को पब्लिक ट्रेड कंपनीज क्यों कर रखा है? क्योंकि कोई भी आम इंसान जाके इन कंपनी में, अगर उसमें पैसा है, ठीक है, शर्त ये है उस पर डीमेट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट और होना चाहिए, और पैन कार्ड, वो मतलब जो भी उस पार्टिकुलर क्या नाम है कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, वो होना चाहिए। तो वो उस, हाँ मैंने यही बोला कि उस पार्टिकुलर कंट्री की, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई ना कोई स्टॉक स्टॉक मार्केट होती ही होती है, ठीक है, यूएस से कहीं की भी ले लो। ओके, तो पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो शेयर इशू करती है, लोग खरीदते हैं, उसे बेचते हैं एंड कंपनी कैपिटल उठाती है एंड कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, तो मैं आपको इसे एक बढ़िया से एक एग्जांपल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक एक्स पर्सन है, उसकी एक्स कंपनी है, कंपनी टी शर्ट बनाती है। कंपनी के एवरेज ऑर्डर जो आते थे सालाना 10,000 आते थे, एंड सडनली कंपनी के ऑर्डर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इंक्रीज कैसे हो गए? अ, लगभग हो गए उसके इंक्रीज 10 गुना। कोई बड़ी क्या नाम फर्म आई और उसने बोला कि भैया हमें चाहिए इतने ऑर्डर्स, नेक्स्ट ईयर आपसे बने हुए हैं। अब कंपनी को देखो इसके लिए खर्चा लगेगा भैया, उसे 10,000 तो प्रोडक्शन यदि एक दिन 10x हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा 10x हो सकता है 1.5 हो, 1.2 हो, ठीक है। तो सडनली जंप प्रोडक्शन में करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो क्या करेगी? पहला ऑप्शन आता है एक्स पर्सन के पास कि मैं क्या कर लूँ, लोन उठा लूँ। अब देखो इसमें एक रिस्क है, जो ऑर्डर आए हैं वो बाहर की कंट्री से आए हैं एंड सिंपल सी बात है कि पूरे ऑर्डर के पैसे पहले दिन तो कोई देता नहीं है, और हो सकता है बाद में अगर कोई क्वालिटी चेक या कुछ भी किसी रीजन की वजह से पैसे फंस गए या लॉस हो गया, तो क्या होगा? कंपनी डायरेक्टली डाउन, उसके हाथ से कंपनी चली जाएगी। बैंक तो अपना क्या नाम है एसिड ब्रेक का काम चला लेंगी, कंपनी की ज़मीन लेके या जो भी टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट होंगे, दोनों होते हैं। हम इसकी बात भी करेंगे टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट क्या होते हैं, एंड इन सबको बेच के अपना काम चला रही है बैंक, तो पैसा वसूल लेगी, मगर नुकसान किसका होगा? एक्स पर्सन का, क्योंकि उसकी कंपनी ऑन एन एवरेज सही चल रही थी, बट अब ज़्यादा कमाने के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि वो कंपनी को पब्लिक कर ले। अब देखो कंपनी को पब्लिक करने से क्या फ़ायदा भैया? अपने हिस्से, अपनी मेहनत के, देखो कोई भी बंदा एक कंपनी खड़ी करता है, अपने डिकेड्स में खड़ी होती है कंपनी, 1-2 साल में कंपनी खड़ी नहीं होती, ये आप भी जानते हो। एक पर्सन ने मेहनत करी 10 साल पूरी, एंड उसने एक कंपनी खड़ी करी, और कल आके कोई कहता है यार पैसे में मुझे अपनी कंपनी के 30% दे दे। स्टार्टिंग में नहीं, जब उसके पास पैसा है ऑलरेडी, और बस इतने कम पैसे दे दें, और ठीक है, तो क्यों बेचेगा वो? तो भैया इसका एक सिंपल सा आंसर है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, जिसे हम बुक वैल्यू के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है?
उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उससे कम से कम वो 2x, 3x या 4x और कई 10x वैल्यू पे लिस्ट होती है कंपनियाँ, ओके? और ये करा जाता है जानबूझ के, हाइप बनाई जाती है ताकि क्या नाम है, कुछ पार्टिकुलर लोगों को प्रॉफ़िट हो, क्लियर? हालाँकि ये लीगल है कि आप फालतू में प्राइस को खींचे हैं लिस्टिंग के, बट आईपीओस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है, उसमें यही होता है। ये ज़्यादातर आपने स्टॉक देखे होंगे स्टार्टिंग में बहुत बढ़ते हैं, लिस्ट होने के बाद फिर गिर जाते हैं, रीज़न यही है क्योंकि वो बहुत ही ओवर बाय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू पहुँची हुई होती है, बाद में वो करेक्ट होके सही पहुँचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब अभी 3-4 साल पहले ज़ोमैटो का शेयर लिस्ट हुआ था, सिंपल सा उसकी वैल्यू जो भी लिस्ट हुई थी उससे कम हो गई थी, लगभग 40-50 रुपए आ गया था। बाद में जाके आज वो सही हुआ है, ठीक है? 40-50 में जिन्होंने बाद में खरीदा, वो बड़े खुश रहे होंगे क्योंकि उस समय उस कंपनी की वैल्यू लगभग उतनी ही ठीक लगी लोगों को, ओके? तो अब हम बात करेंगे कि लिस्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो कंपनी मैंने बता दी कि भैया वैल्यू बढ़ जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं एक्स पर्सन की जो एक्स कंपनी है उसकी वैल्यू है मार्केट कैप है 10 करोड़ का, ठीक है? जब उसने लिस्ट करी उसे लिस्ट करा, मैं मिनिमम एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, लिस्ट करी उसने 20 करोड़ पे वैल्यूएशन पे। उसमें से उसने बोला कि 2 करोड़ रुपए तो भाई मैं लूँगा क्योंकि मैं अपना 30% बेच रहा हूँ, ओके? मैं अपना 30% बेच रहा हूँ, 100% ओनरशिप उस पे थी। उसने बोला 30% अगर मैं पब्लिक को दे रहा हूँ तो बदले में 2 करोड़ मुझे भी चाहिए और बाकी बचे हुए जो 4 करोड़ होंगे उससे हम क्या करेंगे कंपनी की ग्रोथ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ रुपए कैश आ गया जिससे क्या नाम है वो जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करनी थी और अदर एक्सपेंसेस आते और इससे देखो रिस्क भी डाइल्यूटेड हो गया। कैसे? लोन ले लिया, क्या हुआ 30% अपनी इक्विटी बेच दी। अब इक्विटी बेचने पे देखो 20% का उसका वैसे जेब में आ गए। 10 करोड़ की कंपनी 20% जेब में, 2 करोड़ उसकी जेब में इन्वेस्टर के, सॉरी इन्वेस्टर के नहीं सॉरी प्रमोटर के, प्रमोटर के जेब में गए। अब 8 करोड़ की कंपनी की वैल्यू कितनी रहेगी उसके पास? उसने 6 करोड़ के शेयर बेचे थे, अब कितनी रहेगी? 14 करोड़। मोटा-मोटा उस कंपनी के उस प्रमोटर ने सिर्फ़ कंपनी लिस्ट करके कंपनी की वैल्यू और अपनी वैल्यू 14 करोड़ कर ली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसके जो 2 करोड़ गए ना वो भी उसकी जेब में ही गए। तो 16 करोड़ कर ली, अपनी ही वैल्यू, ठीक है? और 4 करोड़ के शेयर बेच दिए बाहर। अब बाद में क्या होगा? आगे भी ये वैल्यू बढ़ेगी और प्रॉफ़िट होगा। तो ये हो गया भैया लिस्टर जो लिस्ट करते कंपनी को अपनी को। अब हो गया भई इन्वेस्टरों को क्या फ़ायदा खरीद के या तो देखो इन्वेस्टर उसका फ़ायदा ये है, देखो मोटा-मोटा हम समझे तो हर किसी के पास पैसा नहीं होता, रिटेल्स की बात हो रही है एंड कि वो बिज़नेस खोल पाएँ। बट किसी को बिज़नेस अच्छा लगा आपको, आप तो पूरा खरीद नहीं सकते। आप सोचते हो यार हिस्सा दे दे, मगर यार नॉर्मली हिस्सा खरीदने के लिए तो हम 2, 4, 5% कंपनी होती है करोड़ों की, तो इतना पैसा तो नॉर्मल पब्लिक को होता नहीं है। तो भाई वो लिस्ट जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, उसमें आप बहुत ही कम पैसे में उनका एक हिस्सा खरीद सकते हैं। भले ही वो हिस्सा छोटा हो बट धीरे-धीरे वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि आपको पता है कि वो कंपनी अच्छा करेगी इन फ्यूचर। ओके? आई होप आपको समझ में आ गई कि प्रमोटर क्यों अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं और क्या नाम है हमारे इन्वेस्टर क्यों उसे लेते हैं। ओके? अब हम सबसे पहले बात करेंगे की एस्पेक्ट की मतलब स्टॉक्स क्या होता है, शेयर सबको पता है शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक्स अलग चीज़ होती है, शेयर्स अलग चीज़ होती है, ठीक है? शेयर्स होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जैसे कि मैंने बात की स्टॉक क्या होते हैं, येस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब हो गए स्टॉक। अब कोई बोले मेरे पे इतने शेयर्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब एक अलग होता है और इतने स्टॉक्स हैं उसका मतलब एक अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई बोले कि मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं, तो वो 5 कंपनियों की बात करेगा। ये नहीं बोलेगा 5 एक कंपनी के 5 स्टॉक्स हैं। वो क्या करेगा, वो बोल रहा है 5 स्टॉक्स हैं मतलब 5 कंपनी के अलग-अलग स्टॉक्स हैं, ओके? और कोई बोले शेयर मेरे पे एक्स कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल येस क बैंक है, मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब है 500 शेयर्स, ओके? वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक्स और शेयर्स, ओके? अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? देखो सबको पता है जहाँ सेलिंग और बाइंग देखो कहीं तो ये क्या नाम है हिसाब-किताब रखना पड़ेगा कि भैया कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और ये सारे डाटा रखना पड़ेगा कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। तो ये एनएससी, बीएससी इंडिया के अंदर यही करते हैं, नैस्डैक वगैरह बाहर होते हैं। ओके? एंड हम ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स वो होते हैं जो इस ट्रांज़ैक्शन को कराते हैं। ठीक है? देखो एनएसए का काम हो गया भैया हम तो ध्यान रखेंगे कि हाँ, हो रही है, बाइंग सेलिंग हमारी वजह से हो रही है, हम करा रहे हैं।
बट एक्चुअल में जो क्या नाम है खरीदवाते बिकवाते हैं वो ब्रोकर्स करवाते हैं। जैसे ही ब्रोकिंग अकाउंट खुलता है आज के जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए, अपस्टॉक और क्या नाम है जीरोधा, आजकल एक और नया आ गया धन, इन सब का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। एंड वहीं हम बात करें मार्केट इंडेक्स की, तो हम मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी क्या नाम है तुम्हारी एनर्जी, ठीक है, हर एक पार्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके क्या होते हैं इंडेक्स होते हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि भाई ये पार्टिकुलर फील्ड कैसे परफॉर्म कर रही है। अब देखो इंडेक्स का क्या फ़ायदा, फॉर एग्जांपल एक हमारी हेल्थ का इंडेक्स है और लगभग हेल्थ के इंडेक्स में हेल्थ इंडेक्स ऊपर जा रहा है और तुमने जो पार्टिकुलर कंपनी मान लो हाइपोथेटिकली खरीद रखी है वो नीचे जा रही है, तो सिंपल सी बात है वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रही है, मार्केट तो बूम हो रही है। हाँ दोनों अगर एक संग नीचे और दोनों एक संग ऊपर होते तो हाँ मार्केट और स्टॉक दोनों सही चल रहे हैं। तो इससे क्या पता लगा सकते हो कि भाई हाँ ये पार्टिकुलर स्टॉक सही वर्क कर रहा है, और हम डेप्थ में बाद में जानेंगे। ओके, एंड आगे हम बात करें कि बुल मार्केट क्या होती है, बियर, तो आई होप इस बात से तो आपने काफ़ी नाम सुना बुल और बियर के बारे में। बट मैं बात करूँ तो बुल का मतलब मार्केट ऊपर जाती है, लोग बाग ज़्यादा खरीदते हैं चीज़ों को तो प्राइस इंक्रीज़ होता है और ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट होता है सबका, खुश होते हैं सब। अब बियर मार्केट की बात करें तो बियर मार्केट जहाँ मार्केट फॉल हो रही है जैसे कि आजकल चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से मार्केट फॉल हो रही है, वैसे मेरी एनालाइज़ेशन कहती है कि मार्केट कल एक ग्रीन कैंडल बनाएगी डे कैंडल पे, ठीक है? बनानी चाहिए आई होप, कोई चीज़ नहीं होता, वैसे अब काफ़ी नीचे आ गई है और अगर कल भी रेड बनाती है तो फिर हो सकता है हमें 1 वीक के अंदर हमें एक अच्छा खासा फॉल और देखने को मिले, और देखो यार फॉल होना भी ज़रूरी है, कम से कम मौका तो मिलेगा लोगों को खरीदने के लिए सही प्राइस पे, क्योंकि वैसे भी काफ़ी ओवर वाइड है आजकल मार्केट। अब अब फ़ायदा क्या होता है? प्राइस एप्रिसिएशन करने पे, घटाने बढ़ाने पे, खरीदने बेचने पे, सेलिंग एट हाई पे और लो पे। देखो सीधी सी बात है, महँगे पे बेच दो, सस्ते पे फिर खरीद लो, फिर महँगे पे बेच दो, सस्ते पे खरीद लो, ये नॉर्मल है। ट्रेडिंग के अंदर हम सस्ते पे खरीद के महँगे पे भी बेच देते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो इसे कहते हैं भैया शॉर्ट सेलिंग, समझ गए? डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफोलियो, और फॉर एग्ज़ाम्पल देखो एक पर्सन है, उसकी एक कंपनी है, वो कंपनी है, फिर अगर हम अपने एक्स पर्सन की बात करें तो उसके पास 2 करोड़ थे। अब देखो उसका एक ही सेक्टर में उसका पैसा लगा होता है सारा, कहाँ लगा होता है? उसकी खुद की कंपनी में। अब उसके पास लिक्विड में 2 करोड़ रुपए आ गए। अब वो क्या करेगा भई 2-4 अलग-अलग कंपनियों में शेयर खरीद के रख लेगा, जो पब्लिक कंपनियाँ होंगी, ठीक है? उनमें शेयर खरीद के रख लेगा जिससे उसका रिस्क भी मैनेज हो गया। ये बाय चांस हो जाए टेक्सटाइल डूब जाए, तो क्या होगा? हो सकता है उसने ऑटो में इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है उसने एफएमजी में इन्वेस्ट कर दिया हो पैसा 50-50 लाख रुपए 4 कंपनी में कर दिया हो, 4 अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर, जिससे क्या हो गया उसका रिस्क मैनेज हो गया और क्या नाम है उससे लॉस भी नहीं हुआ। ओके? और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट करने की, डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफोलियो। आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यही कर रही हैं, रिलायंस, अडानीज़ एंड हमारे टाटास। इन्होंने ज पूरी ज़िंदगी यही काम करा है, इसीलिए आज ये इतने बड़े-बड़े जायंट बन के बैठे हुए हैं। ओके? तो आगे हम बात करें, अब स्टॉक मार्केट में क्या-क्या रोल्स हैं। सबसे पहले राइजिंग कैपिटल बिज़नेस, क्या रोल है कि इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी तो आप समझते हो पूरे देश के अंदर जो पैसे का लेन-देन होता है, पैसे के बारे में बात होती है, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो सबसे बढ़िया कैपिटल राइज़ हो सकती है बिज़नेस के लिए। किसी बिज़नेस को पैसा चाहिए अपना बिज़नेस बनाने के लिए, वो क्या करेगा, जैसे एक्स पर्सन को अपना बिज़नेस बनाना था, उसने लिस्ट कर दी, क्या हो गया? कैपिटल मिल गई, वैल्यूएशन बढ़ गई, पैसा भी आ गया जेब में, कितना फ़ायदा-फ़ायदा, बल्ले ही बल्ले। वहीं हम बात करें, इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और क्या नाम है, वैल्यूएशन बढ़ती है, हवा-हवा में 10 करोड़ आ गए, 10 के 20 सीधे वैल्यू बढ़ गई और इन्वेस्टर्स को भी क्या मिलती है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है नई-नई कंपनियों में लिस्ट होने पे भी। हाँ, हाँ, जैसे कि अब हम बात करें यार, पार्ले मेरा बड़ा मन होता है। पार्ले, सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं कर रहा, पार्ले जी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट है उस कंपनी का। अब मेरा बहुत मन करता है उसे खरीदने का, मगर वो पब्लिक है ही नहीं, तो नहीं खरीद सकते, बट बाय चांस कभी आई तो मैं ज़रूर खरीदूँगा क्योंकि उसका मोनोपोली है बेसिक क्रिप्टो के अंदर। हुँ? अगर हम बात करते हैं आगे स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएसई,
और SEXC जिसको इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी आप समझ गए होंगे सिल्वर, गोल्ड, मेटल वगैरह जो डील होती है वो सब, और भी काफ़ी सारी डीलें होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया का सबसे पुराना जो स्टॉक है वो हमारा BSE है, और स्टॉक एक्सचेंज है वो BSE है, और न्यू वाला जो है NSE है। ओके, वहीं हम बात करें कि भैया ICXC और या MCXC, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं बता दिया कि ये 2 स्टॉक भी क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज एग्ज़िस्ट करते हैं, बट ये डिफरेंट चीज़ को ट्रेड करते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट चीज़ ट्रेड होती है। अब इसके ऊपर देखो यार, कुछ अब ट्रेड हो रहा है तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी भी होंगी, तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी आती है सेबी। आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहोगे तो सेबी की ये पॉलिसी आ गई, सेबी की वो पॉलिसी आ गई, सेबी ने उस कंपनी में सैंक्शन लगा दी, सेबी ने इस कंपनी में सैंक्शन लगा दिए। तो ये सब कौन करता है? सेबी करती है। वो रेगुलेट करती है प्राइमरी, ठीक है? पहली रेगुलेशन कौन करती है? सेबी करती है। दूसरी रेगुलेशन कौन करती है? आरबीआई। देखो आरबीआई के अंडर तो सेबी वगैरह सब आ जाएँगे, आरबीआई सबको कंट्रोल करती है। इंडिया के अंदर जो भी पैसे का लेन-देन है वो आरबीआई सबका बाप है, वो करेगा, ठीक है? तो ये दोनों हमारे रेगुलेटरी हैं, जो इस पार्टिसिपेंट में सेकंड पार्ट है। और तीसरे हमारे निफ्टी, सेंसेक्स और की इंडिकेट्स, ठीक है? अब मैंने पार्टिसिपेंट बता दिया, की इंडिकेट्स बताया, निफ्टी 50 जो एनएससी का है, सेंसेक्स जो बेसिक, ठीक है? निफ्टी 50 क्या होता है? 50 एनएससी की टॉप कंपनियों के बारे में बताता है, कैसा परफ़ॉर्म किया आज की डेट में, ठीक है? वहीं सेंसेक्स क्या बताता है? 30 कंपनियाँ बताता है, सेंसेक्स से सबसे बड़ी, जो इन्होंने कैसा परफ़ॉर्म किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि 50 निफ्टी 50 टॉप 50 के बाद जो अगली 100 में 50 बचती हैं, वो उन्होंने कैसा परफ़ॉर्म किया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50। अब मार्केट पार्टिसिपेट के अंदर एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये इनके पास बहुत पैसा होता है, अंधा पैसा, जिसे कैसे तुम्हारे वर्ड में कहते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं भाई, इनका जिस कंपनी पे हाथ लग गया, हो सकता है ये उठा दे। हालाँकि सेबी ध्यान रखती है, बट ऐसा होता है पीछे-पीछे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कोई बिज़नेस तो है नहीं उसका। उसका एक सिंपल सा बिज़नेस है, भैया आपसे पैसा लिया, आप मरोगे तो आपको पैसा देगी। मगर आपको जब वो पैसा देगी, तो सिंपल सी बात है कि उसे कहीं से देना पड़ेगा पैसा। जब वो पैसा देगी, तो कहाँ से देगी? तो वो आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में जगह-जगह, मतलब उनका कुछ अपना होता है सेटअप, उसके अकॉर्डिंग वो जगह-जगह गोल्ड में, प्रॉपर्टीज़ में, मल्टी प्लेस पे इन्वेस्ट कर देती है, डाइवर्सिफ़ाई कर देती है, जिससे उनका आज की डेट में बोले तो पैसा छापने की मशीन है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बहुत पैसा अलग-अलग जगह पड़ा हुआ है उस पे पैसा, ठीक है? म्यूचुअल फंड होते हैं अलग-अलग, जैसे कि मुथूट फाइनेंस म्यूचुअल फंड, आपने और भी म्यूचुअल फंड्स देखे होंगे। मतलब म्यूचुअल क्या मतलब है? इकट्ठा लोगों का, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। अगली बात करें हम ब्रोकरेज की या ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी, शेर खान, ये सब क्या हमारे ब्रोकरेज है भई, जिन जो आपका आपकी हेल्प करते हैं चीज़ों को खरीदने में। अब आप सोचोगे यार हमारी खरीदी हुई चीज़ के पैसे कहाँ, वो कहाँ रहेंगे? तो वो आप ये मत सोचना कि आईसीआईसीआई के पास रहेंगे, एचडीएफसी के पास रहेंगे, शेर खान के पास रहेंगे। वो रहेंगे डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी क्या होती है भैया? ये गवर्नमेंट ऑथराइज़ एक एंटिटी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, जहाँ जो सारा हिसाब रखती है किसका कितना है, ठीक है? ये क्या नाम है, हमारे एसिड मैनेज करती है और पता लगाती है, और इसका तुम देखोगे अगर क्या नाम है, अगर ट्रेड करते होगे तो उसमें कहीं हल्का-सा इसका क्या होता है, पैसा भी जाता है इसको, क्योंकि ये रखती है एनएससी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया, सीडीएसएल, ये सब क्या करते हैं हमारे, जो हम स्टॉक खरीदते हैं वो रखते हैं। आपने कभी सुना होगा ना कि ब्रोकर्स में पैसे नहीं रखने चाहिए, बड़े-बड़ों की तो बात अलग है, छोटों में कहीं वो भाग जाएँ, तो ऐसा नहीं होता कि शेयर लेके भाग जाएगा आपके, ना, वो शेयर जो होते हैं वो एनएससी, वो सॉरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में, एनएसडीएल में और सीडीएसएल में जाके क्या नाम है रख लिए जाते हैं, और आप वहाँ जाके अप्लाई करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट भरोगे तो आपको वो मिल जाएँगे। और कुछ अलग की एंटिटी पढ़ लेते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? ये सेटलमेंट करवाती है, जैसे कि कुछ किसी का पैसा रह गया, किसी का कुछ रह गया, तो जो भी सेटलमेंट होता है वो ये कराती है। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर एसोसिएशन, ठीक है? ये एक सेल्फ रेगुलेटरी एंटिटी है, ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं खुद चलती है, ठीक है? ये रेगुलेट करती है पूरी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को। एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडिया, एएमआई, ठीक है? म्यूचुअल फंड इंडिया क्या है? देखो म्यूचुअल फंड जैसे कि तुम एसआईपी कराते हो, ये सब कहाँ जाती है भाई? म्यूचुअल फंड्स, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, इसे मैनेज करते हैं। अब कोई म्यूचुअल फंड
को भी एक क्या नाम है सिलेबस दिया जाता है कि भैया इस अकॉर्डिंग ही तुम्हें काम करना है, इससे बाहर तुम क्या नाम है नहीं कर सकते, ये रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ सकते। तो AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती है, ठीक है, या देखती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है या कोई क्या नाम है नुकसान तो नहीं कर रहा मार्केट के अंदर। और सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि आज की डेट में है जीरोधा, अपस्टॉक, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी जिन्हें कहते हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी एंड अगेन शेर खान, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे क्या होते हैं प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से हम क्या नाम है हम स्टॉक खरीद सकते हैं बहुत ही कम पैसे देके। आप इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं कुछ। इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्या होगा, देखिए डीमैट अकाउंट हो गया, सबको पता है डीमैट अकाउंट से क्या होता है, जहाँ आप होल्डिंग रखते हो सिक्योरिटीज की, ठीक है। डीमैटेराइज अकाउंट, ये इनका कोई मैटर नहीं होता, ये क्या नाम है इनटेंजिबल एसेट होते हैं, टेंजिबल नहीं होते। तो इनटेंजिबल एसेट को डिपॉजिटरी रखती है, सो इसमें हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर में सीपीयू सारा काम कर रहा होता है, मॉनिटर सिर्फ शो कर रहा होता है। सिमिलर काम इनका है जीरोधा, अपस्टॉक और आईसीआई डायरेक्ट का, सारा काम एनएससी और डिपॉजिटरी कर रहे होते हैं, ये बस शो कर रहे होते हैं और इसी बात के ये पैसे लेते हैं और आप तक सर्विस पहुंचाते हैं। वहीं हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट जिसमें स्टॉक रखे जाए, ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ तुम खरीदते बेचते रहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज कहते हैं, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। पैन, ठीक है, ये पैन कार्ड तो आप सबके पास नॉर्मल हो, केवाईसी मतलब आपको केवाईसी करानी होती है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके। एंड आगे हम बात करें अब टाइप ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो न्यू सिक्योरिटी इशू फॉर फर्स्ट टाइम, जब भी कोई नई सिक्योरिटी इशू होती है फर्स्ट टाइम, उसे क्या कहते हैं हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। ये कंपनी कैपिटल राइज करती है आईपीओ से, ठीक है, बड़ा ही स्पेशल नाम सुन रखा होगा आईपीओ से आपने। राइट होते हैं इसको, राइट इशू होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द इशूअर, इशूअर डायरेक्ट, इशूअर से डायरेक्ट इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। ट्रांजेक्शन सिर्फ इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में होता है, इसे कहते हैं हम आईपीओस, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं आईपीओस, और एफपीओस भी इसमें लिख नहीं रखा, वो एफपीओस भी होता है, वो भी कंपनी करते हैं, इश्यूअर होता है और सीधा इन्वेस्टर होता है, बीच में कोई नहीं होता, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। न्यू इशू मार्केट, जो भी मार्केट में नए शेयर इशू होते हैं जिसको आप आईपीओस के तौर पर पहली बार खरीदते हो। अब देखो आईपीओस आ गया, आईपी आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया, आईपीओ आने के बाद तुमने किसी और ने आईपीओ खरीदा, तुमने खरीदा, वो प्राइमरी मार्केट में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होता है नो सेकेंडरी ट्रेडिंग, दूसरा इंसान उसे खरीदना नहीं चाहिए जब तक कि वो क्या नाम है प्राइमरी मार्केट रहती है। प्राइस आर सेट बाय द इशूअर, और प्राइस कौन सेट करता है भैया, कंपनी सेट करिए, भैया मेरा माल है मैं बेच रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मैं ही बताऊंगा कितने का। आगे हम बात करें तो इसका एग्जांपल कि आईपीओस हो गया, देखो एफपीओस में नाम दे राइट इशूज होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट होती है एग्जिट सिक्योरिटी आर ट्रेड अमंग द इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल ए इन्वेस्टर है, बी इन्वेस्टर है, ठीक है, और सी सी क्या है हमारा ईश्वर। तो ए से बी ने खरीदा तो ये सेकेंडरी मार्केट होती है ना कि प्राइमरी। अगर सी से ए ने भी खरीदा, सी से बी ने भी खरीदा तो ये होगी प्राइमरी मार्केट। नो न्यू कैपिटल राइज फ्रॉम द ईश्वर, ईश्वर ने कोई पैसा नहीं उठाया होगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। ईश्वर का अब तुम बेच रहे खरीदो, इससे क्या नाम है टाटो बिरला और अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा या अडानी को, ठीक है। वो बात रही वैल्यूएशन पड़ रहा है, उनके पास पैसा आ जा नहीं रहा, उनकी तो कंपनी की वैल्यू बस पेपर में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ओवरऑल कंपनी को अब कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी को बस इतना लेना देना कि हाँ हमारे प्राइस वैल्यू बनी रहे, अच्छी बात है। ट्रांजेक्शन के बाद बिटवीन द इन्वेस्टर, ट्रांजेक्शन खाली किसके बीच में देखने को मिलती है, दो इन्वेस्टरों के बीच में, जो एक इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहा है और दूसरा इन्वेस्टर शेयर खरीद रहा है। आगे हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, एग्जिट इशू मार्केट होती है ये, सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है, एंड प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, ठीक है। मार्केट फोर्स का कहने का मतलब भैया किसी स्टॉक का ज़्यादा रुतबा होगा तो वो ज़्यादा महंगा बिकने लग जाएगा, किसी स्टॉक का कम रुतबा होगा तो कम बिकने लग जाएगा, ठीक। जैसे कि आप जानते होंगे एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में बात करें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे क्या होते हैं काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, तो रीज़न यही है कि फोर्स की वजह से, डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। ओवर काउंटर ओटीसी मार्केट्स भी होती हैं, ब्रोकर फर्म्स भी होती हैं, ओके। एंड अब हम बात करें आगे तो अब अदर टाइप ऑफ मार्केट में पढ़े तो मनी मार्केट भी होती है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यहाँ पैसों की लेन देन होता है, जैसे आपने सुना होगा डॉलर और रुपीस, ये होती है मनी मार्केट। डेट सिक्योरिटीज भी करते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जहाँ खरीदी जाती है उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट।
फॉरेक्स मार्केट क्या होती है? करेंसी ट्रेडिंग होती है, ठीक है? डेट सिक्योरिटी मनी मार्केट होती है, और फॉरेक्स मार्केट क्या होती है? हमारी करेंसी ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी मार्केट या फिजिकल कमोडिटीज बिके हैं, गोल्ड और ऑयल, सिल्वर, ऐसी चीजें बिके हैं, ठीक है? और से लिखने आने वाली। डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती है? अंडरलाइन एसिड जो बेचते हैं उसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है? अंडरलाइन में जैसे ऑप्शन एंड फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। आप ऑप्शन फ्यूचर करते हो, वो स्टॉक मार्केट में नहीं होता, वो डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है? अब की डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम पढ़े तो प्राइमरी न्यू सिक्योरिटी इशू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होती है, प्राइस सेट बाय द इशूर होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? एग्जिट सिक्योरिटी होती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर को ट्रांजैक्शन के बीच में होती है, एंड प्राइस डिटरमाइन करती है बाय मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स से कहने का मतलब भैया अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो सिनेमा प्राइस ऊपर जाएगा, किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे जाएगा, जैसा फोर्स होगा वैसा काम होगा। ओके, की टर्म्स पढ़ रहे हैं हम इसके। तो की टर्म्स में हमारा सबसे पहले आता है, देखो स्टॉक रिलेटेड टर्म्स की बात करें, स्टॉक्स जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, शेयर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इक्विटी क्या होता है भैया? ओनरशिप ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनी इज कॉल्ड द इक्विटी, ठीक है? और ओनरशिप एंड वैल्यू के बारे में टर्म्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसे हम एम कैप भी बोलते हैं, ठीक है? मार्केट कैप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल हमने माने कि एक एक्स पर्सन है और उसकी एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, हर एक शेयर की 10 रुपये वैल्यू है, तो 100 शेयर की होगी 1000 वैल्यू, तो ये होगी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज। शेयर प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा होगा मार्केट के अंदर, फ्लक्चुएट होगा, रोजाना तुम खोल के देखो, वो होती है शेयर प्राइस। फेस वैल्यू और ये प्राइस यूजुअली $1 से $10, इंडियन रुपीज में बोले तो ₹1 से ₹10 देखी जाती है। ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस लिखी रहती है फेस वैल्यू। आगे बात इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो डिविडेंड कंपनी जब कमाती है तो क्या नाम है, उसमें से वो एक हिस्सा पब्लिक को देती है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है, वेरी करता है, कंपनी जरूरी नहीं है कंपलसरी दे, साल में एक बार दे, 2 बार दे, 4 बार दे, ये भी कोई वेरी नहीं करता, या कंपलसरी नहीं है, सॉरी, ठीक है? और ये भी वेरी करता है दूसरे से, ठीक है? तो कोई कंपनी हो सकती है कभी डिविडेंड देती ही नहीं है, कोई कंपनी होती है साल में 4 बार डिविडेंड दी है। एनुअल डिविडेंड पर शेयर कितना देती है? एनुअल डिविडेंड पर शेयर कितना देती है कंपनी, उसे हम यील्ड कहते हैं, डिविडेंड यील्ड। एंड कैपिटल गेन उसे कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ हायर प्राइस पे। स्टॉक क्लासिफिकेशन की बात करें, कॉमन स्टॉक्स होते हैं, जो कि बेसिक शेयर्स होते हैं, वो वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसमें कॉमन स्टॉक्स में भी तरह के होते हैं। पहले होते हैं कॉमन स्टॉक, जिसमें आपके वोटिंग राइट्स होते हैं। दूसरे होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स, जिसमें हाई क्लेम एसिड और नो वोटिंग होती है। फिर होते हैं जैसे ग्रोथ स्टॉक, एक्सपेक्ट अ ग्रो रेपिडली, जिसमें खाली ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। फिर जैसे होते हैं वैल्यू स्टॉक, अंडर वैल्यूड होते हैं, पोटेंशियल होता है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ब्लू चिप स्टॉक्स भी होते हैं लार्ज स्टेबलाइज कंपनीज के लिए, इन्हें कहते हैं ब्लू चिप, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सब हो गए ब्लू चिप, ठीक है? तो टॉप की 50 कंपनी ब्लू चिप होती हैं, इन्हें माना जाता है बहुत ही अच्छा बिजनेस है इनका, ये कभी जल्दी से नहीं डूबेंगे, तो काफी इसमें इन्वेस्टरों पे इस पर बिलीव होता है। अब हम अगले की बात करें तो मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, बुल मार्केट, मार्केट ऊपर जा रही है, ऑप्टिमिस्ट सेंटीमेंट है ऊपर की तरफ, तो राइजिंग प्राइस बोलते जा रहे हैं, इसे कहते हैं बुल मार्केट। बियर मार्केट फॉल होती जा रही है, नीचे गिरते जा रही है, इसमें पेसिमेटिक सेंटीमेंट है, इसे कहते हैं हम बियर मार्केट। आईपीओ मैंने पहले ही explain किया, जब पहली बार कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो वो क्या नाम है पैसे देती है, एंड क्लियर हो जाता है। लिस्टिंग के बाद मतलब लोग खरीदते हैं, उसे आईपीओस कहते हैं। लिस्टिंग मतलब शेयर को जब पहली बार लिस्ट किया जाता है उसे लिस्टिंग कहते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम, करंट जो ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जांपल करंट 10,000 शेयर बिकेंगे, 10,000 खरीदेगा, तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। फिर फाइनेंशियल रेशोस की बात करें तो ये अगेन पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कितना कंपनी ने कमाया और अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है उसके शेयर का। डिविडेंड यील्ड का, डिविडेंड यील्ड मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि भैया कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है पर शेयर पे, उसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। रिटर्न इक्विटी, टोटल जो वैल्यू है कंपनी की एसेट्स है, ठीक है? आरओई, ठीक है? शेयरहोल्डर की जो इक्विटी होती है उस पे कितना रिटर्न दिया, ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम आरओई या रिटर्न ऑफ इक्विटी कहते हैं। ये पैसे पे कितना पैसा बना पा रही है कंपनी, उसे कहते हैं आरओई। बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में और कुछ की फैक्ट के बारे में। पहली बात कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी बात ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होती है? जब पैसा आपका बाइंग सेलिंग में जो चार्ज लिया जाता है उसे ब्रोकरेज कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड भी होता है एक ईटीएफ, इसके बारे में हम बात करें, जैसे स्टॉक, टैक्स, इंडेक्स, इन तीनों को बोलते हैं। म्यूचुअल फंड, जहाँ क्या नाम है प्रोफेशनल्स मैनेज करता है आपके इन्वेस्टमेंट फंड को, उसको कहता है म्यूचुअल फंड। और स्टॉक स्प्लिट को क्या कहते हैं? जब कोई स्टॉक स्प्लिट, फॉर एग्जाम्पल 100 का तो 50 का हो गया, 50-50 का,
तो इसमें ये ना हो पैसा कट गया, आपको 2 शेयर मिलेंगे, ओके? जैसे कंपनी के करने के 3-4 तरीके होते हैं और उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे या मेरा एक अदर चैनल है, उस पे हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए बाय-बाय और आपको एक